मुक्तेश्वरानंद जी ने। तो उन्होंने भी मुझसे पूछा कि आप बताओ सतीश जी कि सच क्या है। तो मैंने कहा कि आप सुनने की स्थिति में हैं। उन्होंने कहा नहीं, मुझे सच सुनना है। तो मैंने कहा सच ये है कि आपका ज्योतिर्मठ बच नहीं रहा है, और ये सच आप सबको भी स्वीकार करना चाहिए। और तब हमको सोचना चाहिए कि आज की स्थिति में हमको क्या बोलना चाहिए। हमने गोदियाल जी को सुना, मैं उधर दूर खड़ा था। मैं बहुत दिन से गोदियाल जी को जानता हूं, उनके प्रशंसक रहे श्रीनगर में। लेकिन ये घड़ी जो है बहुत सारी बातों की रह नहीं गई। अभी कुछ देर पहले शाम, कल भी मुझे आया था और आज सुबह भी सूर्यकांत धस्माना जी का फोन आया था। उन्होंने कहा कि जो है सहायता करना चाहते हैं, हमारे एक ट्रस्ट है और वो ट्रस्ट जो है आपकी मदद करना चाहता है। तो मैं क्या 1000 कंबल, इतनी जैकेट, ये सब लेके आ जाऊं क्या? मैंने कहा क्या करेंगे उसको ला करके। हमने आपदाओं को देखा है, अब मुझसे ज्यादा आप लोगों ने देखा हो। आप तो मुख्यमंत्री भी रहे हैं, आप लोग सरकारों में रहे। हम तो सरकारों में नहीं रहे, हम तो सड़क ही पे रहे। आप जब सरकार में थे तब भी हम सड़क ही में थे और तब भी यही चिल्लाते थे। ऐसा तो नहीं, मैंने तो कह दिया कि भाई 2003 का हमारा पत्र है, 23 दिसंबर का, जब हमने राष्ट्रपति को दिया, और तब से लेकर आज तक 19 साल हो गए यही बात कहते हुए। ये 14 महीने तो अब के 14 महीने, ये 14 महीने तो नवंबर से हैं 14 महीने। अगर आप गिनिए 2003 से तो 19 साल हो गए यही बात कहते 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 कि अरे ये करोगे आप तो हम बर्बाद हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे। और हम हो गए, हम होने वाले हैं। ये सारा शहर जाने वाला है, निश्चित जानिए। कल आ रहे हैं रवि चोपड़ा, मैंने बुलाया है उनको, वो मिलेंगे। मैंने कहा मुक्तेश्वरानंद जी से अगर आपको और डिटेल में साइंटिफिकली जानना है, वैज्ञानिक तौर पर, तो वो एक टीम लेकर के आ रहे हैं, वो आपको बता देंगे कैसे जा रहा है, जाएगा कैसे। कमिश्नर साहब ने तो कहा 40% कि 40% शहर चला जाएगा। तो मैंने उनको कहा मुक्तेश्वरानंद जी को कि साहब 40% अगर हम कहें तो कैसे कहेंगे बताइए। ये कोई केक का टुकड़ा तो है नहीं गोल, कोई सर्कल नहीं है ना, कि जो हमने एक तरफ से काटा 40% और बाकी बच जाएगा, ऐसा तो है नहीं। ये तो जो है ऐसा हो रहा है कि वो पानी चला गया। अभी मैं एक प्रेस नोट पढ़ रहा हूँ, ठीक है, वो रौतेला साहब जिनका मैं कह रहा था, वो आजकल जो है आपदा प्रबंधन में डायरेक्टर हो गए। 2010 में उन्होंने कहा कि टनल से नुकसान है, ठीक है। 2010 में उन्होंने कहा कि जीएसआई ने ये कहा। जीएसआई कौन है? जीएसआई इस देश की भूगर्भ विज्ञान की सबसे बड़ी संस्था है। वो संस्था ने कहा कि ये परियोजना नहीं बननी चाहिए, ठीक है। 2010 में वो परसों आए थे सचिव साहब, उनको मैंने कहा, आपको मैंने पहले भी बताया, डीपीआर है इनकी एनटीपीसी की, उस डीपीआर में लिखा हुआ है। हमने 2010 में जब समझौता करवाया, उस समझौते को करवाने का सबसे बड़ा पॉइंट यही था हमारे पास। क्या था? मैं आज शाम को प्रेस लाइव करने वाला हूं, क्योंकि बहुत आज फिर एनटीपीसी का वक्तव्य आया है कि हमारा कोई वो नहीं है। तो उससे जो है डीपीआर में, इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि मुख्यमंत्री साहब यहां बैठे हैं पूर्व के, तो उनके संज्ञान में भी ये बात लाना चाहता हूं कि उनके डीपीआर में लिखा हुआ था कि हम लोगों ने जब परियोजना शुरू की तो उन्होंने सर्वे किससे करवाया था? वेबकॉस से। वेबकॉस ने ठेका, एक हमारे ही साथी थे भूगर्भ विज्ञानी, उसमें डॉक्टर अजय नैथानी हमारे पुराने जानकार थे। तो उस डीपीआर में लिखा हुआ है कि जीएसआई से हमने पूछा। किसने पूछा? एनटीपीसी वालों ने। क्या पूछा? कि क्या हमको ये हो जाएगा जोशीमठ को, ठीक है। तो उन्होंने कहा जीएसआई वालों ने कि आप ऐसा कीजिए कि आप अपने ये जो बैराज है इसको थोड़ा पीछे खिसका लो, तो उससे जो है शायद है कि आपको सुरक्षित स्थान, हम जो है जहां हमारा प्रपोज्ड साइट है वहीं रहने देते हैं। ये उनके डीपीआर में लिखा हुआ है। और इसी डीपीआर की यही कॉपी मुझसे जो है एलएनटी वालों ने मांगी। कब मांगी? जब मैं लगातार इस बात को बोल रहा था, तो उन्होंने कहा वो आदमी ऐसा कह रहा है, लिखा कहां पे है ये? तो जो है एलएनटी जो कंपनी जिनका कि वो ठेका था, जिसमें वो मशीन फंस गई, एलएनटी कंपनी का इनके साथ मुकदमा चला। किनके साथ? एनटीपीसी वालों के साथ। किस बात का? वो जो मशीन है उसका किराया देना पड़ रहा था। 500 करोड़ रुपए उन्होंने इनसे मांगा था। मुकदमा कहाँ था? कोर्ट में। बाद में इनका सेटलमेंट हुआ एनटीपीसी का और एलएनटी का। तो एलएनटी वालों ने यही जो पॉइंट मैं उठा रहा था 2009-10 में, उसको वहां रखा कोर्ट में, फिर इनका बाहर सेटलमेंट हुआ।
इन्होंने कहा एल&टी वालों ने तुमने हमको धोखा दिया, फंसा दिया यहाँ। ठीक है, इस बात को समझो आप लोग। तो इस तरह से आज भी ये धोखा ही दे रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि जो हमारा हेडरेस टनल है, हेडरेस टनल का मतलब जो मुख्य टनल है जहाँ से पानी ने आना था और बिजली ने बनना था, वो जो है कहाँ है? ओली के नीचे। हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं उसकी जो टनल कहाँ है, जिसको बाईपास टनल कर रहे हैं, जिसको इन्होंने आगे से बना करके विस्फोट से और मशीन के आगे गए, वो जो टनल है वो आ रही है हमारे पास से, हमारे नीचे से, उसकी बात है। इसको समझो। तो ये बड़ा पॉइंट। तो इस पर हम कह रहे हैं कि इस परियोजना को बंद होना चाहिए, जो हमने कल मुख्यमंत्री साहब के सामने भी कहा। कितनी बातें कही हमने? 4 ही बात तो कही हमने, ज़्यादा बात थोड़ी 5, बल्कि आज मैंने प्रेस नोट जारी किया, उस पर एक पर मुख्यमंत्री साहब ने कुछ नहीं कहा, किसी बात पर कुछ नहीं कहा, वो चले गए। तो भाई ये हेलीकॉप्टर का तेल आपने खर्च क्यों किया? मीटिंग तो वहाँ वैसे ही कर लेते आप प्रभावितों के घर में नहीं गए, आपने जो है हमारी बात ठीक से नहीं सुनी, आपने उसमें कोई फैसला नहीं किया, आप तहसील में नहीं आए। आप आते तो जैसे रावत जी आए हैं, गोदियाल साहब आए हैं, आप आए, स्वागत ही तो होता, बात ही तो करते अपनी। हम कोई झगड़ा तो नहीं, झगड़ा करना होता तो हम सड़क पर रहते ना, हम तो तहसील में बैठे हुए थे। तो ये सरकार का रवैया। और हमने कल देखा, जैसे मैंने उनसे कहना शुरू किया कुछ, तो वो फिर उनके चोरियाँ चढ़ गई, अरे तुम तो फिर वैसे करने लगे। मैंने कहा क्या करने लगा? मैं तो हाथ जोड़ रहा था आपके सामने। शुरू तो मैंने हाथ जोड़ने से किया कि साहब हम आपके सामने आए कि हमारे नगर को बचाओ, हमारे नगर के लोगों, नगर को नहीं बच रहा, लोगों को बचाओ। आप ये अब श्रेय मत ले जाओ, आप मुख्यमंत्री हैं, ये आपके सर पर अब श्रेय आ जाएगा कि इन्होंने ऐसा किया। ऐसा मत कीजिए। उन्होंने नहीं सुना। तब आज के दिन पर जब हमारा पूरा नगर, ये ऐतिहासिक नगर, मुझसे ज़्यादा तो आप लोग जानते हैं इसके बारे में। मेरे पिताजी तो आप ही की पार्टी में थे, आप शायद जानते ही होंगे। आपकी सरकार भी रही, हमने आपकी सरकार के सामने भी गुहार लगाई, ये परियोजना मत बनाइए, ये हमारे लिए नुकसानदेह होगी। ये विकास जो है ये हमको लील देगा पूरा का पूरा, जो आप कर रहे हो। पहाड़ में नहीं हो सकता ऐसा। आप रेलवे की सुरंग, इसकी सुरंग, आज धारचूला में गया था साहब, हरीश रावत साहब, धारचूला से लेकर के और उत्तरकाशी तक सारा पहाड़ ऐसे ही हो गया, सारा आपने खोद डाला, सब खत्म होने वाला है। ये लड़ाई यहाँ की नहीं है, पूरे उत्तराखंड में ये लड़ाई शुरू होने वाली है। मैं तो जोशीमठ का, जब से मैं 2000 में आया और तब से लेकर के जितने यहाँ आंदोलन हुए उन सब का हिस्सेदार रहा। रावत साहब आपने लेकिन मेरे को ओबीसी के आंदोलन में नहीं देखा होगा, मैं नहीं था उसमें, मैं विरोध में था। क्यों था? मेरा कहना था कि हम उस श्रेणी में नहीं आते, अन्याय है हमारे लोगों के साथ, हमको जो है दूसरी बात के लिए लड़ना चाहिए। मेरा बहुत विरोध हुआ उस समय, आज भी होता है कि मैं नहीं था उस आंदोलन, मैं सचमुच में समर्थक नहीं था उसका, मैं गलत बात का समर्थक रहता ही नहीं हूँ। मुझे लगता था यार ये जो है बाकी उत्तराखंड के साथ अन्याय है, हमसे ज़्यादा पिछड़े और लोग हैं, हमसे ज़्यादा पिछड़ा थराली है, पोखरी है, दूसरे स्थान है, हमको नहीं मिलना चाहिए, हमको जो है दूसरी चीज़ मिलनी चाहिए। मैंने 21 सूत्रीय ज्ञापन बनाया उस दिन, जिस दिन आपका विरोध हुआ तिवारी, जब आप आए थे यहाँ मंच पर, आपने मुझे बुलाया, आपने कहा आपका ज्ञापन क्या है? मैंने कहा मेरा ज्ञापन ये 21 सूत्रीय है, जिसमें आपने जो है पूछा भी मंच से कि भाई ये क्या लिखा है इन्होंने, ये रिंग रोड क्या है? आपने पूछा तो लोगों ने कहा रिंग रोड का मतलब जोशीमठ को घूमती हुई रोड। मैंने उसकी मांग की थी, मैंने यहाँ टेक्निकल यूनिवर्सिटी की, टेक्निकल इंस्टीट्यूशन की मांग की थी, मैंने 100 बेड के अस्पताल की मांग की थी, मैंने यहाँ कोल्ड स्टोरेज की मांग की थी, मैंने इस परियोजना को के जो हमारे समझौते हैं उसको लागू करने की बात की थी। आपके ज्ञापन जो मैंने दिया था, मैं वो बात कर रहा था, मैं उसकी लड़ाई लड़ना चाहता था, क्योंकि मुझे लगता था कि उससे हमको ज़्यादा लाभ होगा बजाय इसके। तो आज के दिन जब हम ये पूरा सब जा रहा है, मुझसे धस्माना जी ने जब पूछा तो मैं इसलिए इस बात को ख़त्म कर रहा हूँ लंबा कह के, मैं रोज ही बोल ही रहा हूँ, हो कुछ नहीं रहा है अभी फ़िलहाल, तो हमको बैठना ही पड़ेगा, क्योंकि आपदाओं से जितना मैं परिचित हूँ आप भी परिचित हैं, हमने किसकी आपदा देखी है। टेंट उखड़ जाएगा अभी कुछ दिन बाद सरकार का, मैं तो देख के आ रहा हूँ सिंगधार में भी कोई व्यवस्था नहीं हुई है लोगों की। मैंने लिस्ट मांगी वहाँ कि किसका दिया जाना है, उन्होंने मुझे 22 परिवारों की लिस्ट पकड़ा दी जिनकी कोई व्यवस्था नहीं हुई। हमने कहा था कि कोऑर्डिनेशन कमेटी एक बना लीजिए लोकल स्तर पर, राज्य के स्तर पर कमेटी की बात कर रहे हैं, जिसमें स्थानीय लोगों को, संघर्ष समिति को शामिल करो, ये कह रहे थे, नहीं हो रहा है।
तो मैं जो धस्माना जी ने कहा उसी बात को कह दे रहा हूँ, उसके साथ अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। क्या क्या जाना चाहिए, क्योंकि समस्या तो मैंने बता दी, ये सभी को पता है। प्रेस नोट हमने जारी कर दिया, शाम को हम बात करेंगे ही। 8 बजे मैंने लाइव रखा है। तो जो उन्होंने पूछा तो क्या करना चाहिए, जब तुम कह रहे हो कंबल भी नहीं लाना, जैकेट भी नहीं लाना, क्योंकि हमने देखा भीड़ार वालों के साथ जो हुआ, जब ये टेंट उखड़ गए तो भीड़ार वाले जो है 2 साल तक साहब यहाँ किराए के कमरों में रहे, और उसके बाद उनको वहीं जाना पड़ा वापस, उन्हीं टूटे कमरों को, उन्हीं टूटे घरों को ठीक करना पड़ा, वहीं रहे। हमारे ब्लॉक में जो है कम से कम 8-10 गांव ऐसे हैं उर्गम घाटी से लेकर यहाँ तक, जिनका विस्थापन होना है। 2007 से लिस्ट है, 13 में तो हम आप ही के सामने लड़े थे यहाँ गणाई वालों के लिए, आज तक नहीं हुआ साहब उनका कुछ। भंडारी साहब को सब पता है। तो इसलिए जो विस्थापन है, पुनर्वास है, वो क्या है, बहुत जटिल प्रक्रिया है, बहुत लंबी प्रक्रिया है। इसलिए हमने कहा कि कमेटी बनाइए हाई पावर, और उसमें हमको भी रखिए और जनता का सहयोग लीजिए। ये मुख्यमंत्री जी से कल भी कहा, आपकी प्रशासनिक मशीनरी के भरोसे ये नहीं होगा। जैसे ही ये टीवी कैमरा ये सब उड़ेगा, वाष्प की तरह, भाप की तरह सरकार भी उड़ जाएगी। इसलिए हमको अपने आप को इकट्ठा रखना पड़ेगा, एकजुट रखना पड़ेगा, यहाँ बैठना पड़ेगा तब तक जब तक एक एक आदमी का हिसाब नहीं हो जाता, एक एक आदमी की व्यवस्था नहीं हो जाती। इसलिए मैंने उनसे कहा, धस्माना साहब से, उन्होंने कहा फिर तुम बताओ क्या करना चाहिए। मैंने कहा अगर आप सचमुच में ईमानदारी से कुछ करना चाहते हैं तो आप ये कीजिए कि जिस दिन ये सरकार वाष्प की तरह उड़ जाए, भाप की तरह, उस दिन आप पानी लाइए, उस दिन के लिए आप तैयारी कीजिए। आप एक फंड बनाइए, उसमें हमको भी सहयोग करने को कहिए, सारे देश से सहयोग मांगिए, सबसे मांगिए, कम से कम 50-100 करोड़ तक का एक फंड बनाइए, ताकि जो है जब ये सरकार उड़ जाए तब हम व्यवस्था करने की स्थिति में हो। और नहीं तो अगर सरकार व्यवस्था कर ही देगी, ऐसा फंड हो ही जाएगा, तो हम क्या करेंगे, उसको आपके डेवलपमेंट पर खर्च कर देंगे। जोशीमठ के जो नया जोशीमठ बनेगा, हम ये कर सकते हैं, हमको ये करना चाहिए। मैं ये प्रस्ताव करता हूँ, क्योंकि आप सरकार के भरोसे मत बैठिए। मैं आपसे भी कह रहा हूँ, आप ऐसे सक्षम लोग आए हैं तो मैं आपके सामने प्रस्ताव रख रहा हूँ। अगर सचमुच में आप मदद करना चाहते हैं तो एक ऐसी कंटिजेंसी फंड का निर्माण करें, 100-200 करोड़ का, 100 करोड़ का, जो भी, ताकि जिस दिन सरकार हमारी मदद को नहीं आए, हमारे पास वो फंड रहे। हमारे पास जैसे क्या करते हैं हम लोग, FD करते नहीं करते, वो जीवन बीमा वाले क्या करते हैं कि जब तुम मर जाओगे तुम्हारे बच्चों का काम आएगा। वो तो हमको डराते हैं मरने का, लेकिन हमको, मैं डरा नहीं रहा हूँ, हमारे सामने तो निश्चित है कि आपदा आ चुकी है। वो कह चुके हैं साइंटिस्ट, खैर मनाइए कि बारिश ना हो, बारिश होगी तो सिंह कहाँ, यहाँ तक, वो पूरा इलाका केक की तरह नीचे जा रहा है, ऐसे कटेगा वो। और वो जो चट्टान है वहाँ अटकी हुई है, एक बड़ी चट्टान, वो चट्टान अगर नीचे लुढ़केगी तो JP कंपनी वैसे ही ध्वस्त हो जाएगी, और लुढ़कने वाली कुछ दिन में। ऐसी बहुत सारी चट्टानें हम, मैं देख के आ रहा हूँ सिंगधार में लोग पत्थर, हम तो अभी भी बोल्डर तोड़ रहे हैं, वो बोल्डर खिसकने वाला है सिंगधार में, जहाँ ये हरीश सती लोगों का घर है उसके बगल वाला। तो ये सब चीज़ें हैं, इनको समझिए, बहुत गंभीर स्थिति है, न राजनीति का समय है, और वो तो कर ही रहे हैं। उन्होंने कल भी कि मैंने तो सुबह ही कह दिया था, ये और किसी ने नहीं कहा, महेंद्र भट्ट जी का फोन आया है SP साहब को, क्योंकि उन्होंने जो देहरादून में, वो अभी समझने को तैयार ही नहीं हुआ आदमी। मेरे समझ में नहीं आ रहा किस तरह के लोग हैं, क्यों नहीं समझ रहे हैं। अरे इस समय दुख की घड़ी है, इस समय मत करो ये हम सब डूब रहे हैं, तुम क्यों कर रहे हो ऐसा काम। कल उनको भी कहा, वहाँ झिड़का मैंने, वो मुख्यमंत्री नाराज हुआ, होते रहते मेरे से बहुत मुख्यमंत्री नाराज हुए, मैं तो तिवारी जी के भी गला पकड़ लिया था, मतलब वैसे नहीं, पर मैं उनकी गाड़ी पे झूल गया जब हमारा मुकदमे का मामला था, लेकिन उन्होंने बुरा नहीं माना, कभी किसी ने नहीं माना, आपने भी नहीं माना, बल्कि आपके साथ तो जैसा मैंने सुना व्यवहार हुआ उस समय OBC के साथ, लेकिन मुख्यमंत्री बने हैं आप भाई, आपके ऊपर इस राज्य की जिम्मेदारी है, आपका धैर्य, आपका संयम, आपको जो है इस समय शांत दिमाग से निर्णय लेने की जरूरत है। नहीं देंगे तो छीन के लेंगे, हम जानते हैं करना, हम करेंगे ये। इस समय ये राजनीति का समय है, लेकिन इन्होंने मजबूर कर दिया हमें, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। आप आए हैं, आपका स्वागत है, जैसी हम स्थिति में हैं वैसे भी जो स्वागत संभव है हम वो कर ही रहे हैं। तो बाकी आपसे हमें उम्मीद है, आशा है कि जो हमारी बात है उसको आप आगे तक ले जाएंगे। यही आशा उम्मीद के साथ आप सबका धन्यवाद।